सबसे पहले तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है अमरीकी अड्डे पे। अमेरिका ने 2 मरतबा और बाज रिपोर्टों के मुताबिक 3 मरतबा ईरान की जो बंदर अब्बास का इलाका है, बंदरगाह वहां पे अटैक किया, जिसे जनूबी ईरान भी कहते हैं। ईरान ने बार बार वार्निंग दी और उसके बाद फिर ईरान ने एक जवाबी हमला किया है। ईरान का जवाबी हमला कुवैत में किया गया। ईरान ने दावा किया कि कुवैत में वो अमरीकी बेस है जिसे इस्तेमाल किया गया ईरान पर अटैक के लिए या बंदर अब्बास के इलाके में अटैक के लिए, तो हमने वापस अटैक उसी बेस के ऊपर किया है। अलैहिस्सलाम वहां पे एक एयर बेस है, ज्यादा इम्कानात ये है कि शायद उसके ऊपर ईरान ने कोशिश किया अटैक करने की। अमेरिका का मौकिफ कुछ और है, ईरान का मौकिफ कुछ और है। ईरान ने कहा जी हमने जो हमला किया वो कामयाब हुआ और उसमें हमने नुकसान पहुंचाया, जबकि अमेरिका का मौकिफ ये है कि हमने ईरान को नुकसान पहुंचाया और ईरान की जानिब से 1 मिसाइल और 5 ड्रोन जो दागे गए उन सबको फिजा में तबाह कर दिया गया। ये सेंटकॉम का ये मौकिफ है। अब हकीकत क्या है, ये पहले भी अमेरिका अपना नुकसान छुपाता था और ईरान जो है वो भी अपना नुकसान कम करके बताता था, और अमेरिका ईरान का नुकसान ज्यादा करके बताता था, और ईरान जो है वो अमेरिकी नुकसान के ऊपर भी सबूत देता था। तो अब मामला यह है कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कुवैत में अमेरिका को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने बड़े लंबे टाइम के बाद, लगभग 2 महीनों के बाद वापस एक जवाबी कार्रवाई की है जंगबंदी के बाद। और ये जवाबी कार्रवाई जो है इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि ईरान ने एक स्टेटमेंट भी यहां पे जारी किया है, और ईरानी क़यादत ने एक आला सतही मीटिंग के बाद ये बाकायदा ऐलान जारी किया है कि अब अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया जनूबी ईरान पर तो फौरन शदीद रद्द अमल आएगा। इसका मैकेनिज्म बना लिया गया है। देखिए, इसको आप समझें कि ईरान ने होल्ड कर लिया था अपनी पूरी फोर्सेस को और उन्हें ये आगाह कर दिया था कि कोई भी हमला करने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हमला हो जाता है और एक जंग वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है तो फिर ईरान इसको खुदकार सिस्टम पे डाल देता है कि जैसे ही हमला हुआ आपने फौरन जवाबी कार्रवाई करनी है, फलां फलां जगह पे कार्रवाई करनी है, आपको किसी हुक्म की जरूरत नहीं होगी। फिर ईरान में ये प्रॉब्लम भी है कि उनकी क़यादत को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो फौजी क़यादत हो, चाहे सियासी क़यादत हो, चाहे मजहबी क़यादत हो, तो निशाना बनाया जाता है। तो वो करते ये हैं कि वो अपने 2-2, 3-3, 4-4 बंदे नॉमिनेट कर देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा। तो वो सिस्टम को जो है वो ऑटोमेटिक कर देते हैं, एक ऐसे निजाम को बना देते हैं जिसमें गुंजाइश नहीं रहती उनके दुश्मन के पास कि वो किसी तरह से फौरी तौर पे मामले को कंट्रोल करे। तो अब ईरान शायद उसी मुकाम पे पहुंच गया और उनकी क़यादत ने यह फैसला किया है कि अगर अमेरिका ने अब दोबारा जनूबी ईरान के ऊपर अटैक किया तो फौरन शदीद रद्द अमल आएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे गुस्सा है कि वो निकालना चाह रहे हैं अपने करीबी टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को, अपने दोस्तों के ऑयल टैंकर्स को स्कॉट करके, और ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमरीकी निगरानी में यहां से टैंकर्स निकल सकते हैं। अब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप इस बात पे बहुत गुस्से में है कि चाइना के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो बगैर किसी स्कॉट के, यानी कोई सिक्योरिटी ना उनके आगे ना उनके पीछे, कोई बैरी जहाज या एयरक्राफ्ट उनको जो है स्कॉट नहीं कर रहे होते, वो अपना झंडा लगाते हैं। चीन के ऑयल टैंकर्स वो पहले आबनाए हुरमत में से गुजरते हैं, ईरानी उन्हें सलाम करते हैं, उसके बाद वो अमरीकी नाकाबंदी में से गुजरते हैं, अमरीकी उन्हें सलाम करते हैं और वो चले जाते हैं अपना तेल लेकर अपनी सरजमीन पे। इस वक्त तो सिचुएशन ये है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ उस वक्त हुई जब अमेरिका ने कोशिश की कि स्कॉट करके कुछ कंटेनर्स को निकाला जाए आबनाए हुरमत में से ताकत के बलबूते पर। जब उन्होंने ये करने की कोशिश की तो ईरान ने उनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और फिर इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो इस बात पे भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तकलीफ है और वो बहुत गुस्से में है कि जनाब ये बगैर सिक्योरिटी के चाइना यहां से जा रहा है, हम सिक्योरिटी फराहम करने के बावजूद यहां से ऑयल टैंकर्स को नहीं गुजार पा रहे। देखिए, इसमें 2 बड़ी वजूहात हैं कि अमेरिका यहां से स्कॉट करने के बावजूद, सिक्योरिटी देने के बावजूद, हथियारों से लैस जंगी जहाजों को लाने के बावजूद यहां से क्यों नहीं गुजर पा रहा। वजह यह है कि ये आबना हुरमत स्ट्रेटेजिकली ऐसे मुकाम पर बनी हुई है कि यहां से जो मकामी लोग हैं उनकी मर्जी के बगैर गुजरना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत पतली हो जाती है इस जगह पे आके। एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, और ईरान ने अपनी फौज और अपनी कुव्वत वहां पे इकट्ठी की हुई है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो थोड़ी बहुत उनकी एयरफोर्स है या उनके मिसाइल और ड्रोन्स हैं, वो उसकी निगरानी करते हैं। फिर समंदर में ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ भी नहीं है। फिर उसने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं पानी के अंदर, उसका सिर्फ ईरान को पता है कि वो कहां पे हैं या नहीं।
तो ये जो आबना हुर्मुज़ जो पहले ही बहुत बारीक है, उसको और बारीक कर दिया वहां पे जगह जगह पे ईरान ने बारूदी सुरंगें पानी के अंदर बिछाने के बाद। तो अब एक बिल्कुल पतली सी एक राहदारी है जहां से गुजरना होता है बहरी जहाजों ने, जो ईरान ने रास्ता दिया हुआ है। अब वहां आप बड़े आराम से फायरिंग कर सकते हैं, शेलिंग कर सकते हैं, इवन मार्टर फायर कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि ऐसे टैंकर्स को वहां से लेकर चले जाएं जिनके अंदर तेल भरा हुआ है, क्योंकि वो तो पहले ही खतरे में होते हैं और ईरान वहां पे हथियार लेकर बैठा हुआ है। तो नंबर एक, जो स्ट्रेटेजिकली जिस जगह पे ये आपने हुर्मुज़ है, ये ईरान के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहां पे उसकी बालादस्ती है, और अमेरिका के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो वीक है। दूसरा, अमेरिका जो और अमेरिकन फौजी जो है वो हजारों मील दूर से आए हुए हैं, जबकि ईरानी फौजी यहीं पे रहने वाले हैं, मकामी हैं। उन्हें हथियारों की सप्लाई भी बड़े आराम से हो जाती है, उन्हें नए फौजी भी बड़े आराम से मिल जाते हैं, उन्होंने पीछे बहुत दूर जाना भी नहीं है, उन्हें रेस्क्यू भी बड़े आराम से किया जा सकता है, उनके अस्पताल भी करीब है। तो बहुत सारी चीजें जिनमें ईरान को एज हासिल है, अमेरिका को नहीं है। तो ये वो वजूहात है कि ईरान बड़े आराम से, और बहुत सारे जितने भी जंगी माहिरीन है आलमी सतह पे, वो बार बार कहते रहे कि ईरान ने वो चीज पकड़ ली है जिसे ताकत के बलबूते पे आप खाली नहीं करवा पाएंगे। वो पूरा एक मुल्क है, वहां लगभग 9-10 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से बेशतर लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लोगों ने अपने नाम भी लिखवा दिए थे। तो ये एक बड़ा पंगा है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका के पास एक और रास्ता यह है कि ओमान बहुत ज्यादा कोऑपरेशन करे, क्योंकि देखिए आबना हुर्मुज़ के इस तरफ अगर नीचे वाली साइड पे ईरान है, तो ऊपर वाली साइड पे उसके ओमान भी है। ओमान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी, अल्फाज बड़े नामुनासिब है, तो अरब ममालिक को वैसे इसका नोटिस लेना चाहिए। काबीना का इजलास हो रहा था, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये है कि अगर आबना हुर्मुज़ के मामले पर वो सही रवैया नहीं अपनाते तो उसे हम तबाह कर देंगे, ओमान को। ओमान के बारे में उन्होंने कहा। हालांकि ओमान अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन ओमान ने अकलमंदी ये की कि उसने बगैर मंतक के लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बनना जरूरी नहीं समझा। उसको लगा ये गैर जरूरी लड़ाई है, वो इसका हिस्सा नहीं बना, और उसने अमेरिका को वो फैसिलिटीज नहीं दी जो कुछ और ममालिक ने दे दी। उन्होंने उसके नताइज भी भुगते। तो ओमान क्योंकि बहुत करीब है ईरान के, उसे बहुत नुकसान हो सकता था, तो उसने अपने आप को बचाया इस सारी गैर जरूरी लड़ाई से। अब अमेरिका को गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे लिए क्यों नहीं लड़ता, या ये हमारे लिए कुर्बानी क्यों नहीं दे रहा, या ये हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। ओमान जो है वो सुलह के अंदर किरदार अदा करने को तैयार है, लड़ाई के अंदर किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि ओमान अब फैसिलिटेट करे और वो ये कहे अमेरिका को कि जनाब ये वाली आपने हुर्मुज़ का हिस्सा मेरा है, आप आए और आकर इसको खुलवाएं, और वहां पे अमेरिकी फौजें इकट्ठी करें। तो आमने सामने फिर ईरान और अमेरिका के फौजी आ जाते हैं। लेकिन ओमान इस लड़ाई से लगातार गुरेज करता चला आ रहा है, वो इससे बचना चाहता है, जबकि अमेरिका ये समझता है कि ओमान को हमारा साथ देना चाहिए। अरब ममालिक के लिए यहां पे एक चीज सीखने के लिए है कि जब भी आप कभी अमेरिकी मफाद के सामने आ जाएंगे ना, तो अमेरिकन बहुत गुस्से में आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे धमकी लगाई, कल को ये धमकी वो सऊदी अरब को लगा सकता है, ये धमकी वो किसी और मुल्क को लगा सकता है। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता चला जा रहा है सऊदी अरब के ऊपर कि वो अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार करे। देखिए यूएई और बहरीन के बाद अब ट्रंप की नजरें पूरी तरह सऊदी अरब और कतर के ऊपर है। कतर ऑफिशियली तो तस्लीम नहीं करता इसराइल को, लेकिन उसमें लचक बहुत ज्यादा है। कतर के लिए उतना मसला नहीं होगा। सऊदी अरब ये चाहता है कि वो अगर इसराइल को कभी तस्लीम करे तो वो आखिरी मुल्क हो जो इसराइल को तस्लीम करे, मगर उन पर दबाव है, और दबाव बहुत ज्यादा है उन पर कि वो इसराइल को तस्लीम कर दे। वो आखिरी मुल्क बनना चाहते हैं। अब देखिए अगर वो पहले तस्लीम कर देंगे तो उनकी जो कायदाना हैसियत है उसे नुकसान पहुंच जाएगा। अब वो जानते हैं कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका की बात माने, अमेरिका को खुश रखें, अमेरिका की सारी बातें मानने के बाद एंड में अमेरिका ने फिर आपको ये कहना है कि आप अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें और इसराइल को तस्लीम करें। दूसरा रास्ता यह है कि अपना कोई इलाकाई इत्तेहाद कायम कर दें, और इसका माहौल वैसे बना हुआ है। आप देखें ना कि अमेरिका बहुत दूर से आया, हजारों मील दूर से, और अमेरिका और यूरोप पहले जैसे इत्तेहादी रहे नहीं, और मिडिल ईस्ट जो है वो सेंटर में है। मिडिल ईस्ट से ऊपर की तरफ आप जाएं तो पूरा का पूरा यूरोप है, जिससे मिडिल ईस्ट के अच्छे ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के, खासतौर पर सऊदी अरब के। इसके एक तरफ तुर्की है, तुर्की से नीचे आ जाए ईरान है, ईरान के साथ पाकिस्तान है, आगे चाइना है, इंडिया के साथ भी इनके अरब ममालिक के अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से ऊपर रशिया है। तो ये रीजन के अंदर इतने ताकतवर ममालिक, अगर यहां पे एक इत्तेहाद बन जाता है तो मिडिल ईस्ट अपने आप को बहुत महफूज महसूस करेगा। और अफ्रीकी ममालिक जो है वो अमली तौर पर इस वक्त अमेरिका से ज्यादा
चाइना के मरहूने मिन्नत है। उसकी वजह यह है कि चाइना उनकी इकोनॉमी में एक रोल प्ले करता है, अमेरिका उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। माजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था यूरोप, और फिर अमेरिका का भी बड़ा इन्फ्लुएंस बन गया था। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है अफ्रीकी ममालिक की इकोनॉमी के अंदर, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है जिसका, वो चाइना का है। चाइना ने सबको पैसा दिया हुआ है और वो अमेरिका से ज्यादा मुतहर्रिक है। अब सऊदी अरब के बाद दो रास्ते हैं, या तो वो एक मुकामी इत्तेहाद कायम करें, या वो अमेरिका को खुश करते 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 उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां पे उन्हें अमेरिका की हर बात माननी पड़ेगी। नाज़रीन, इसराइल ऐसा लगता है कि वो जंगबंदी से ज्यादा खुश नहीं है। वो लड़ाई को लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लबनान पर उन्होंने खौफनाक हमले किए हैं। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शहरी लबनान में शहीद हो रहे हैं और बड़ी खौफनाक बमबारी इसराइल इस वक्त भी लबनान के ऊपर कर रहा है। और इस बमबारी के नतीजे में ईरान के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब एक और खबर आई है, उनको आप इसके साथ जोड़ेंगे ना तो अमेरिका पे आपको महसूस होगा दबाव बढ़ रहा है। दबाव ईरान पे भी बढ़ रहा है। ईरान पे इसलिए बढ़ रहा है कि ईरान के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उनकी इकोनॉमी की मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुआहिदा ईरान को भी चाहिए, लेकिन ईरानियों की जो है ना पसली बड़ी मोटी है। ईरानी इतने आराम से मुआहिदा, यानी इस तरह का मुआहिदा नहीं करेंगे जिसको सरेंडर कहा जा सके। हाँ, ईरान कुछ ना कुछ फेस सेविंग जरूर डोनाल्ड ट्रंप को दे देंगे, लेकिन वो अपने लिए कुछ ऐसा हासिल जरूर करेंगे जिससे उनकी कौम का फायदा हो जाए। या ये तासुर ना बने कि वो जंग हार गए हैं। वो तारीख में भी जंग नहीं हारना चाहते, क्योंकि तारीख ईरान की बड़ी शानदार रही है माजी में भी। अब एक और मुसीबत ये बन गई है कि रूस ने जब हमले तेज कर दिए कीव के ऊपर, यानी यूक्रेन पे रशिया ने बहुत खौफनाक अटैक शुरू कर दिए। और ये अटैक शुरू होते हैं जब प्यूटन दौरा करते हैं चीन का, प्यूटन वापस जाते हैं। और उसके बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ने कहा, लेकिन उसके फौरन बाद आप देखें यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले बहुत तेज हो गए। अब यूक्रेन का जो सदर है ज़ेलेंस्की, उसने एक खत लिखा डोनाल्ड ट्रंप को, और उसने कहा जी जितने हो सकते हैं आप हमें गोला बारूद फराम करें, हमें हथियारों की जरूरत है और बहुत सारे हथियार चाहिए रूस का मुकाबला करने के लिए। उन्होंने अपनी डिमांड डाल दी। यहां अमेरिका और इसराइल पहले ही बहुत सारे हथियार फूंक चुके हैं जाती है। और एक और बात जो, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी आंख इमरान खान साहब को डोनेट करना चाहते हैं। यानी नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें अपनी आंखों से बहुत प्यार होता है। लोग यानी वो अपनी तस्वीरें बना के आंखों की भेज रहे हैं कि मेरी आंख बिल्कुल ठीक है, मैं इमरान खान को डोनेट करना चाहता हूं, मेरा ये नाम है, ये मेरा नंबर है, मैं इस शहर में रहने वाला हूं, मैं अपनी आंख इमरान खान को डोनेट करना चाहता हूं। कैसी कौम है उससे इतना प्यार करती है, लेकिन दूसरी तरफ इकट्ठे ही नहीं होते, निकलते ही नहीं उसके लिए। भाई जिससे प्यार करते हो प्यार का इजहार भी करो ना, ऐसे तो नहीं होता। तो लोग कह रहे हैं जी हम अपनी आंख देना चाहते हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। मैंने निकाल के साबिर भाई के प्रोग्राम में मैसेज दिखाया भी, एक कदम मैंने दिखाया भी था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि कोई आंख इसमें डोनेट नहीं की जा सकती। ये बीमारी ऐसी नहीं है जो किसी और की आंख डोनेट करके ये आंख ठीक हो जाए। तो ये जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं, पैगामात भेज रहे हैं, वो ना भेजें, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। जो आंख डैमेज हो जाए वो आंख इस बीमारी से, वो फिर इसी को ठीक करना पड़ता है। इसका एक स्पेसिफिक इलाज है और इसका इलाज एक खास माहौल के अंदर होगा। यानी इंजेक्शन इसका एक हल है। आप हर तरह की इंफेक्शन से आंख को बचाएंगे, लगातार आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की आंख बेहतर होगी। अब इमरान खान साहब ने करना क्या है और उन्हें करना क्या चाहिए, इससे पहले जो गफूर अंजुम है ना, ये एक बहुत घिनौना किरदार है, बड़ा घटिया इंसान है। बेशक ये एक मोहरा है, इसको इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर ने, उनके साथियों ने, और ये मौजूदा जो रिजीम के हुक्मरान है इन्होंने इस्तेमाल किया अपना बदला लेने के लिए। बेशक इसको इस्तेमाल किया घटिया आदमी को, ऐसे बेशुमार बेशरम और भी मौजूद हैं, लेकिन असल जो जिम्मेदार है वो तो हैंडलर्स हैं। मगर गफूर अंजुम को गिरफ्तार तो फौरन करना चाहिए। एक साबिक वजीर आजम लगातार बताता रहा, 3 महीने तक बताता रहा, और साबिक वजीर आजम को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया, ना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाया गया। तो वो जो आंख जाया होने का एक जुर्म है वो गफूर अंजुम ने किया है और वो इसके लिए मुजरिम है। तो उसको तो फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि जनाब आपने ये किया क्या। आपको जब इमरान खान ने आगाह किया और बार बार आगाह किया और वो ये बता रहे हैं कि मैं इसको आगाह करता रहा और तुमने ये किया, तो क्यों किया। अब नाज़रीन आज इसके जो असरात आ रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, हालात पे और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, शदीद रद्देबल है अवाम के अंदर। बहुत जोरदार लोग आवाज उठा रहे हैं, बल्कि हर तरफ से ये पैगामात आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फौरी तौर पे कोई बड़ी अनाउंसमेंट करे और ऐलान करे, फुल एंड फाइनल निकल के इमरान खान साहब को जेल से निकालने का वक्त आ गया, ये लोग कह रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया अभी भी ऐसा लगता है मोहतात है और वो रस्मी कार्रवाई करना चाहती है। इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत शिकवा किया है, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि विक्रांत गुप्ता है जी, ये भारत से क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री करते हैं। तो विक्रांत गुप्ता ने इमरान खान के हक में बयान दिया, आवाज उठाई। आलमी सतह पे कई लोगों ने इमरान खान के हक में बयान दिया, आवाज उठाई। बैन अल-अक़वामी मीडिया में हर तरफ यही स्टोरी चल रही है। टॉप स्टोरीज में से एक है। अमेरिका में, यूरोप में, गल्फ में, इंडिया में, तुर्की में, रशिया में, हर तरफ दुनिया में यह खबर जो है वो टॉप स्टोरी है। तो पाकिस्तान में किसी और एंगल से इसको देखा जा रहा है, लेकिन देखे दूसरे लोग बोल रहे हैं, भारत के क्रिकेट एक्सपर्ट बोल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन इमरान खान ने जिन लोगों को हीरो बनाया उनमें से कोई भी नहीं बोला, एक भी नहीं बोला। जिनका असल में इमरान खान कप्तान था, जहां से उसने आगाज किया और इन सबको हीरो बनाया, उसकी एक आंख जाया भी हो गई और ये नहीं बोले, किसी ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। बल्कि यहां पे ऐसे बेशर्म लोग भी हैं जो इमरान भाई करते हैं। वो एक फ्राडिया, वो कभी यहां जाता है वहां जाता है, इमरान खान का नाम भी बेचता रहा अपनी जिंदगी में, बेशर्म आदमी। और वो इमरान खान के पलस्तर का भी मजाक उड़ाता था, याद होगा आपको। ये ऐसे घटिया लोग भी हैं बीच में। लेकिन जिन्होंने इमरान खान के साथ काम किया, उनके अंडर रहकर खेलते रहे, उन खिलाड़ियों ने भी इमरान खान के हक में आवाज नहीं उठाई। वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो यहां दिहाड़ी शाड़ी अच्छी लग जाती है, तो यहां पे किसी ने आवाज उठाना गवारा ही नहीं किया। अब नाजरीन ने एक एहतजाज का ऐलान किया है, अचकजई साहब ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और पीटीआई ने। लेकिन इमरान खान साहब की बहनों ने शदीद तनकीद की है, जो पार्लियामेंट के नुमाइंदगान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी टिकट लेकर ये ऐवानों में पहुंच गए हैं और आज गिरफ्तारियों से ये खौफजदा है। इमरान खान ने खुद कहा कि मैं इतने सालों से गिरफ्तार हूं, ये 1.5 महीना गिरफ्तार होने से क्यों डरते हैं। और इनके कंप्रोमाइज होने का ताना भी दिया इमरान खान साहब की बहनों ने। और काफी मायूस थी वो कि ये आते हैं टिकटॉक बनाकर चले जाते हैं, हमें पुलिस वाले भी ये ताने देते हैं, हम पर हंसते हैं। तो ये तो तनहा छोड़ा इमरान खान को और उनकी बहनों को, ये तो बात सच है। लेकिन अब इन्होंने ऐलान किया है कि सारे सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, वो खैबर पख्तूनख्वा वालों ने भी कहा, पंजाब वालों ने भी कहा कि सारे पहुंचो और पहुंच के इस कॉल के ऊपर धरना दे दो। अब ये सारे अरकान असेंबली धरना देने का ऐलान कर चुके हैं कि ये धरना देंगे कौमी असेंबली के सामने। तो पुरअमन धरना देंगे और कहते हैं जी धरना खत्म नहीं किया जाएगा। फिर हम वहां बैठ जाएंगे, अपने मुतालबात बता देंगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने की इतलात भी आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग नारे लगा रहे हैं कि हम अपने अपने इलाकों में निकलकर खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे। मुराद सईद ने बड़ी फाइनल कॉल देने की बात की। उन्होंने कहा जी स्वाबी में इकट्ठे हो जाओ सारे और चलो इस्लामाबाद की तरफ बगैर किसी ताखीर के। इमरान खान को निकालो जेल से। बहुत ड्रामा हो गया है ना, अब तो बेगुनाह एक आदमी को जेल में रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि आसिम मुनीर साहब को अपने बहुत सारे मफादात इसमें नजर आ रहे हैं और उनकी बनाई हुई हुकूमत खतरे में आ जाती है अगर इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाता है तो पूरे मुल्क में रोला पड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं जी फैसला कुन एहतजाज करना है, बड़ा इस्तराब है लोगों के अंदर। देखते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत डेवलपमेंट वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो बड़ा ही कमजोर था। उन्होंने ना फैमिली से मुलाकात की बात की है, ना इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन की बात की है। ये नहीं कोई ऐसी चीज नहीं जिसपे ट्रस्ट किया जा सके। हुकूमत कहती है जी, ये अदालत कहती है उन्हें हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है, यानी ये चीफ जस्टिस कहते हैं जी हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है। तो ठीक है जी, आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट है, आप उन पे ट्रस्ट करते रहे। उन्होंने इमरान खान की आंख की बिनाई जाया कर दी। अब हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि वो इस सारे मामले को अगर इमरान खान साहब को इलाज करने के लिए निकालना पड़े तो इसको एक डील का तासुर दे दें। बहुत सारे टाउट्स इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए, बहुत सारे सहाफी बोलना शुरू हो गए। चंद हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान से आज तक क्या क्या मुतालबे किए गए। ये 9 मई के बाद से लेकर अब तक की मैं आपको बात बता रहा हूं। उससे पहले वाले मुतालबात अपनी जगह पे हैं। पहला मुतालबा इमरान खान से यह किया गया था कि माफी मांगो और सियासत छोड़ दो। वो नहीं माना। फिर कहा गया जी माफी मांगो, मुल्क से बाहर चले जाओ 3 साल के लिए। वो भी नहीं माना। फिर कहा गया जी कि सिर्फ मुल्क से बाहर चले जाओ 3 साल के लिए ताकि हमारी इज्जत बहाल हो जाए। वो नहीं माना। फिर कहा गया चलो सिर्फ माफी मांग लो। इमरान खान ने कहा किस बात की माफी मांगू, पहले मेरा गुनाह तो साबित करो, कहां है सीसीटीवी फुटेज, लाओ सबूत। माफी नहीं मांगी उसने। फिर कहा गया अच्छा सिर्फ जो मौजूदा सेटअप है ना इसको चलने दें और बनी गाला चले जाओ या केपीके चले जाओ, लेकिन मौजूदा सेटअप जो है इसको कबूल कर ले आप और अपोजिशन का किरदार अदा करें। इमरान खान ये भी नहीं माने। फिर बाद में एक ऑप्शन आई कि जनाब 2 साल की आप खामोशी इख्तियार कर ले, 2 साल के बाद आप पॉलिटिक्स कीजिएगा, फिर नए इलेक्शन आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने आजादी की ये ऑफर भी ठुकरा दी।
उसके बाद इमरान खान को कहा गया, अब जो आखिर ऑफर दो आई हैं, एक तो ये कि 3 महीने का कहा गया और अब 2 महीने का कहा जा रहा है। मैं इस वक्त